भाई वाह, 4.2 एक्सरसाइज की बुक कहती है का सेक्शन आ चुका है और 4.1 में हमने सीख ही लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाने कैसे, प्लस रियल लाइफ सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। ये दो बातें हम सीख चुके हैं और अब हमें मौका मिल रहा है ये देखने का कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं। क्या बात है, कर रहे हैं ना आप सेल्फ स्टडी। और फिर मैं आ गया हूं आपके साथ 4.2 के पहले जितनी भी एनसीईआरटी ने जो भी बातें कही हैं उसको लेके, ताकि आप आराम से उसके बाद बैठ के किताब को खोल के अपने आप पढ़ सकें, तब आएगा मजा, राइट। तो बनते रहिए फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर विद इमेजिनेशन बिल्डर एंड सेल्फ प्रैक्टिस मॉड्यूल। और साथ में लाइव क्लास तो है ही, रोज शाम को मिल रहे हैं हम लोग 6:30 से 8 बजे पीसीएम पढ़ने के लिए। तो ये कॉम्बो ऑफर बहुत ही अच्छा है आपके लिए और आपको बनाता है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 एक्सरसाइज से पहले एनसीईआरटी क्या कहती है। बुक कहती है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन समझिए। तो भाई मेरे को सबसे पहले ये समझ में आता है कि एक एक शब्द में अटक जाता हूं। यार मैं स्टूडेंट हूं आपकी तरह, है ना, ए भी हूं तो क्या हुआ, हाँ ठीक है अभिषेक भैया हूं, लेकिन आपकी तरह अटक जाता हूं। कैसे ना अटकूं, स्टूडेंट की तरह फील करने से बाज नहीं आता ये दिमाग। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आया क्या होता है। बाय फैक्टराइजेशन पता भी है नहीं भी पता, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, ठीक ठीक नहीं समझ में आ रहा था एज अ स्टूडेंट जब मैंने सोचा। तो फिर बात समझ में आई कि भाई देखो फैक्टराइजेशन तो मुझे पता है कि भाई 12 होता है 4 इंटू 3, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 4 और 3 उसके फैक्टर्स हैं। वैसे 6 इंटू 2 भी होता है, 6 और 2 भी उसके फैक्टर है, 1 इंटू 12 भी होता है, 1 और 12 भी उसके फैक्टर हैं। तो इस तरीके से हम किसी नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम बोलते हैं हमने उसको फैक्टराइज कर दिया, हमने उसको फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, फैक्टर। ओके, डिवाइजर भी बोलते हैं इसको, राइट। जो नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं वो उसके फैक्टर हुए, करेक्ट। तो 4 और 3 12 के फैक्टर्स भी हैं, 4 और 3 12 के डिवाइजर भी हैं। तो हमें सॉल्यूशन निकालना। अब सॉल्यूशन क्या है देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। एनसीईआरटी ने दिया कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1 = 0 और उसमें 1 डाल के देखो। जैसे 1 डाल के देखो का मतलब है कि भाई x की जगह पे 1 डाल के देखो, है ना। x की जगह पे जब 1 डाल के देखो तो मुझे वो अपनी बात याद आ गई कि मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल एक मशीन की तरह होता है जिसपे इनपुट दो तो आउटपुट आता है। और यहां पे है 2x² - 3x + 1 और इसमें 1 डाला तो ऑफकोर्स 2 - 3 + 1 0 आएगा ये आउटपुट, और आ भी गया 0 आउटपुट। 0 आउटपुट आ गया तो उन्होंने बोला भाई ये हुई बात। मैं तो आपको पहले ही बोला था कि पॉलिनोमियल के वक्त में हम लोग ये ढूंढते रहते थे कि कहां कहां पे 0 आएगा, आउटपुट कहां पे 0 आएगा, और यहां पे 1 डाल के आउटपुट 0 निकाल दिया। तो 1 को बोला गया रूट। पॉलिनोमियल में तो इस चीज को बोला था जीरोस, तो वो भी लिखा हुआ है ये 1 जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को बोलते हैं रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जिस वैल्यू को डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही थी उसको बोला था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू को डालने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है उसको बोल रहे हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? वैल्यू वही है, वैल्यू वही है जिसको डालने से उस पूरे इक्वेशन में 0 आ जाता है, क्योंकि इक्वेशन तो है ही ना, दिस इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली एक्स की वो वैल्यू ही एक्सेप्टेबल होगी जिससे LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। और RHS तो आपका 0 है, तो LHS जो कि एक पॉलिनोमियल दिख रहा है इसके अंदर ऐसी वैल्यू डालो जिससे 0 आ जाए, उसको हम जीरोस बोलते थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसी को हम बोल रहे हैं रूट। नाउ एक्स अल्फा यहां पे 1 है तो सपोज करो x इक्वल टू 1, ये एक रूट है, इसको सॉल्यूशन भी बोला है। तो ऊपर लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब सॉल्यूशन निकालना है, वो वैल्यू निकालनी है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, या मैं बोलूं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो किसी भी तरीके से x की एक ऐसी वैल्यू निकाल ली जिससे आंसर 0 आए, इसी को सॉल्यूशन बोलेंगे, इसी को रूट बोलेंगे, इसी को जीरोस बोलेंगे, सब कुछ है सेम। क्लियरली लिखा हुआ है, कितने अच्छे से लिखा हुआ है, और क्या बताना जरूरी था। ठीक है, और ये बताया गया है कि भाई 2 एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं। चैप्टर नंबर 2 में देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरो थे। ये देखिए 2 0 हैं, ये टच करके निकल गया, एक ही है, ये टच ही नहीं किया, एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है, एक है, 2 है,
तो एट मोस्ट 2 है, ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है, 2 या 2 से कम। उसी तरीके से जब वहां पे जीरोस 2 से या 2 से कम हो सकते हैं, तो यहाँ पे रूट्स भी 2 या 2 से कम ही होंगे। तो बिल्कुल सेम बात बोली हुई है, जैसे एटमोस्ट 2 0 थे, सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एटमोस्ट 2 रूट्स। ओके, अब यहाँ पे खलबली ये मछली थी कि ठीक है, पता चल गया भाई, इसे रूट बोलते हैं, इसे जीरो बोलते हैं, सब पता चल गया, ये तो बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बोला कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिट आपको सिखाया था 9th में, बस उसी को इस्तेमाल करके यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। तो वाह भाई वाह, भूल गए क्या मिडिल टर्म स्प्लिट? देखो, ये मैं तुम्हें एक राय दूं कि अगर कोई पुरानी क्लास का कॉन्सेप्ट है तो देखो कायदे से तो आपको आना चाहिए, राइट। इन केस नहीं आता है तो भी आज इतनी सुविधा है भाई। हमारे टाइम में क्या बोलते थे हम लोग कि मम्मी वो पिछले साल की बुक्स तो मैंने फ्रेंड को दे दी मेरे फ्रेंड को दे दी, मेरे पास तो है नहीं, अब मैं कैसे पढ़ूं? और मम्मी ये तो करेंगे नहीं कि ठीक है बेटा पिछले साल की बुक भी सारी की सारी तू नहीं खरीद ले। तो अब वो ज़माना गया। अभी आपके पास एनसीईआरटी की ऐप है, आप आराम से पीडीएफ खोलिए, आराम से पढ़िए, 8th खोलिए, 9th खोलिए, बल्कि अगले साल की खोलिए, पिछले साल की खोलिए, उससे पिछले साल की खोलिए, जिसकी क्लास की बुक खोलिए, आराम से देखिए, सब कुछ गिवन है। तो ये अब बहाना नहीं चलेगा। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट आप भूल गए हैं तो आप 9th क्लास का पीडीएफ खोलिए और उसको करिए, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं करा दूंगा, लेकिन वादा करो कि खुद मेहनत करना शुरू कर रहे हो, ठीक है? ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हम सॉल्व करने वाले हैं और हम पता लगाने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस पेज में तो सिर्फ यही दे दिया कि ये डालो ये आ जाएगा और इसको रूट्स बोलेंगे, बस इतनी बात बताइए। कैसे करना है ये नहीं बताया। ओके, एग्जाम्पल 3 में बताया है, यहां है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से इसको निकालना सिखाया है और यहां पे यूज किया गया है मिडिल टर्म स्प्लिट। पहले इसको कर लेते हैं, फिर मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट बताता हूं, ठीक है? ओके, तो देखो यहां पे क्या करा है इन्होंने कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है मैं आपको फिर से बता दूं कि 2x स्क्वायर, या फिर मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको, है ना, एक ओवरऑल व्यू दे देता हूं ताकि मिडिल टर्म स्प्लिट कहीं से भी करो जल्दी से जल्दी हो जाए, राइट? ओके, चलो, तो 2x स्क्वायर क्या था भूल गया मैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो ये है आपकी इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? इसमें बीच में क्या है, माइनस 5x, इसको तोड़ना है। क्या ही कर सकते हो, माइनस 5x को कैसे लिख सकते हो, माइनस 1x माइनस 4x माइनस 2x माइनस 3x 10x माइनस 15x 100x माइनस 105x। ओ तेरी, बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा विविड फील्ड में हम घुस जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसको तोड़ना कैसे, क्योंकि इसको तोड़ने के तो लाखों तरीके हो सकते हैं। तो फिर क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले क्या देखना है। आपको देखना है ये और ये, इसकी मल्टीप्लिकेशन है 6x स्क्वायर। आपको दो नंबर ढूंढने हैं m और n जिनका प्रोडक्ट हो 6x स्क्वायर और जिसका जोड़ने से आए माइनस 5x। क्लियर? तो माइनस 5x को तोड़ना शुरू करेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने ही तरीके हैं भाई, माइनस 5x निकालने के तो बहुत तरीके हैं। लेकिन अगर 6x को कैसे लिख सकते हैं ये ढूंढना शुरू करेंगे तो ज्यादा तरीके नहीं मिलेंगे। देखो कैसे, 6x पॉजिटिव है, ठीक है? दो नंबर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव लाते हैं तो दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव हुई तो सिर्फ दो तरीके से हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। ये बात समझ में आ रही है? दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है और वो है प्लस 6x स्क्वायर, प्लस लगा है तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट? है ना? +2 इंटू +3 +6 होता है, -2 इंटू -3 भी +6 होता है। ओके, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होती, ये मैं इंटरबोर्ड में लिख रहा हूं तो इसका मतलब हम इसे बाद में भी यूज करेंगे रेफरेंस के लिए।
तो माइनस होती तो एक नंबर प्लस होता और एक नंबर माइनस होता, और कोई रास्ता नहीं होता है। अब बचा मिडिल टर्म माइनस है तो ये वाला केस है ना, दो नंबर मल्टीप्लाई करके प्लस ला रहे हैं लेकिन ऐड करके माइनस आ रहा है, तो -2 -3 होगा तभी तो -5 बनेगा। और अगर ये वाला मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो ये, तो इसके आगे लिख देता हूं मैं मिडिल टर्म, तो ये वाला केस है। मिडिल टर्म ये तो ये वाला केस है। अगर मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, और मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। दैट मीन्स अगर यहां पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर लेके तो नेगेटिव आएंगे, लेकिन अगर ऐड करोगे तो फाइनल आंसर में साइन लगेगा बड़े वाले का। खैर जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मुझे ढूंढना है 6 को कैसे लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं 6 × 1, 3 × 2, और कैसे लिख सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है। अब मुझे पता है कि वो +6 है, मुझे पता है कि वो +6 है, तो प्लस है तो या तो ये प्लस प्लस का केस है या माइनस माइनस का केस है, लेकिन मिडिल टर्म मेरी माइनस है तो हो ना हो यही केस है। अब दो नेगेटिव नंबर को आप आमने सामने लेके आओगे तो क्या होगा, नहीं बताओ ना। उधार लिया था 5 रुपए का, 10 का और ले लिया तो 15 का उधार हो गया ना, तो -5 -10 -15 हो जाता है ना, ऐड करो तो यहां पे भी क्या होने वाला है, अगर मैंने -6 और -1 को ऐड किया तो -7 हो जाएगा, -2 और -3 को ऐड किया तो -5 होगा। ये है मेरे काम का। क्लियर? अभी करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2x² -3x -2x +3। तो मैंने किया क्या, मैंने -5x को -3x और -2x ही तो किया है, मैंने स्प्लिट ही तो किया है। इस पार्ट और इस स्टेप में कोई फर्क नहीं है, अभी भी ये 2x² -5x +3 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने -5x को तोड़ा है। तो ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, तोड़ा है। अब इसमें और इसमें कॉमन लेने की बारी है, तो अच्छा होता कि अगर -2x इधर लिखा होता तो, है ना। जानबूझ के मैंने उल्टा लिखा है, मैं सीधा लिख दूंगा, आप उल्टा लिख देंगे, और फिर आप सोचते रहेंगे कि सर ने लिखा था तो बड़े आराम से हो गया था, मेरे से नहीं हो रहा। दोनों तरह से हो जाता है, इसमें और इसमें x कॉमन आएगा, ओके, लेकिन आप उसकी चिंता मत करो। 2x² -2x -3x +3, इसमें 2x कॉमन, x -1, और इसमें -3 कॉमन, x -1, इसमें x -1 कॉमन, तो 2x -1 × x -1। नहीं समझ में आया? फिर से कर देता हूं। देखो यहां तक क्लियर है, इसको अदला बदली की, इन दोनों में 2x कॉमन लिया, 2x बाहर आ गया, x अंदर -1, इसमें 3 कॉमन लिया -3, x -1, ये रिपीट होता है हमेशा, ठीक है। अब इसमें और इसमें x -1 कॉमन लिया, x -1, इसके साथ वाला 2x, इसके साथ वाला -3। गलती की थी मैंने, सॉरी, 2x -3, ओके, चलो रिवीजन में पकड़ा गया। अब देखते हैं, अगर आपने ऐसे उल्टा लिखा होता, आपने ऐसे लिखा होता 2x² -3x -2x +3, तो क्या आता? देखिए इसमें x कॉमन आता तो 2x -3 आता, इसमें क्या कॉमन आता, -1 कॉमन आता तो 2x -3 आता, क्योंकि ये तो रिपीट होता है ना, तो उससे मेरे को अंदाजा मिल जाता है कि यहाँ मेरे को क्या लिखना है। और इन दोनों में 2x -3 कॉमन है, तो इसका x और ये -1, तो भी हम वहीं पहुंच जाते, तो ये हमने कर दिया है फैक्टराइज इसको। तो देख लीजिए आप एक बार, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, वैसे 9th में आपको पूरा पढ़ाया गया था, पॉजिटिव था, नेगेटिव वाला केस था, दोनों नेगेटिव थे, और दोनों नेगेटिव थे तो ये भी इशारा मिल रहा है कि दो नेगेटिव नंबरों को अगर आप जोड़ोगे तो वो जुड़ जाएंगे, और अगर वो जुड़ जाएंगे इसका मतलब दोनों ही नंबर 5 से छोटे होंगे, तो ये 6 × 1 वाला केस तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, है ना। दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों केसेस में मिडिल टर्म से फैक्टर्स छोटे आएंगे, हमेशा छोटे आएंगे। इस वाले केस में फैक्टर्स बड़े और छोटे आएंगे। एनसीईआरटी ने सारे एग्जांपल दे रखे हैं, तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। ये गया ये बोर्ड ऊपर, और हमने देखा कि इन्होंने -2x और -3x करके लिखा हुआ है। 2x कॉमन लिया, x -1 लिया, -3, x -1 कॉमन लिया, x -1 अलग से लिया, 2x -3, और ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया।
जब यहां पे आ गया तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दो चीजें मल्टीप्लाई होकर 0 ला रही हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 ला रही है, तो एक बात तो तय है कि उनमें से एक पक्का 0 है, और नहीं तो क्या, वरना 0 आएगा ही नहीं। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, और कोई तरीका नहीं है। तो इन्होंने भी लिखा कि इधर दिस इज 0 अगर ये 0 है, और या फिर ये 0 है। अगर ये 0 है तो x हो गया 3/2, और अगर ये 0 है तो x हो गया 1। आया ना, आंसर आया है भाई। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, और यहां तक तो पिछली क्लास में भी निकालना सिखाया था पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अब उसको इज इक्वल टू 0 डाला है, तो ये स्टेप नया है, यहां से नया स्टेप शुरू हो रहा है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 है, यहां तक क्लियर है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप यहां तक पहुंच गए, फैक्टराइज कर लिया आपने, फैक्टर फॉर्म में आ गया ना। दिस इंटू दिस, देखिए लीनियर फैक्टर है, हाँ, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तभी तो मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक बनाया था। यहां लिखा भी हो ये बात, ये फैक्टर क्या है, लीनियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लीनियर फैक्टर्स में तब्दील कर देते हैं। क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर में तब्दील कर दिया और इज इक्वल टू 0 डाल दिया। अब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 है या तो वो 0 है। अगर 2x माइनस 3 0 है तो x आ गया 3/2, और अगर x माइनस 1 0 है तो x आ गया 1। तो ये हो गए इसके रूट्स। अब हमें पता है कि इसमें 1 डालेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, और 2/3 डालेंगे x की जगह पे तो भी आंसर 0 आएगा। तो ये तो था मिडिल टर्म का बिल्कुल स्वीट सा एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल नंबर 3। देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 में क्या किया हुआ है। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2। अब यहाँ पे जानबूझ के, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, इतने एग्जांपल्स ऐसे ही नहीं दे रही है। आप देखिए 6x² माइनस 2 माइनस 12x²। अब प्रोडक्ट चाहिए नेगेटिव में। अब नेगेटिव में प्रोडक्ट का मतलब आपको पता ही है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी आएगा प्रोडक्ट नेगेटिव। और मिडिल टर्म है माइनस एक्स, मतलब माइनस वाला बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला छोटा होगा। तो ये फ्रेमवर्क आपका तुरंत बन जाना चाहिए। मैंने सोचा कि ये अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि भाई ये बात मुझे बहुत इंट्रिगिंग लगी कि जैसे मुझे पता चलता है कि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो मैं देखने लग जाता हूँ कि मिडिल टर्म क्या है, और मिडिल टर्म यहाँ पे निकली नेगेटिव, तो जो भी नंबर होगा नेगेटिव होगा बड़ा वाला और पॉजिटिव होगा छोटा वाला, दोनों अलग अलग पोलैरिटी होंगे, तो पता चल गया। अब इससे ये बात और पता चलती है कि दो नंबर अलग अलग पोलैरिटी के हैं और उनको आप जैसे ही पास मिलाओगे तो वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। -10 + 3 -7 होता है, +10 - 3 +7 होता है, तो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब मिडिल टर्म आ रही है सबट्रैक्ट होके, समथिंग माइनस समथिंग तब आ रही है मिडिल टर्म। तो अगर आपको 5 लाना है तो अब आप 3 और 2 से नहीं ला सकते, आपको 6 - 1 करना पड़ेगा, है ना। 5 लाने के लिए कम से कम एक नंबर तो 5 से बड़ा होना ही पड़ेगा। हाँ, 105 - 100 भी होता है 5, दोनों भी बड़े हो सकते हैं, बट एक को तो पक्का ही बड़ा होना पड़ेगा। तो ये कुछ हिंट्स हैं जो पता चल जाते हैं ऐसे देखने के बाद। अब देखिए, मुझे लाना था 12 और मुझे पता था कि वो नंबर होंगे ऐसे, और मुझे पता था कि सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मुझे साफ नजर ही आ गया ना 4 और 3। भाई 4 3 12 भी होता है, और -4 + 3 -1 भी होता है, क्योंकि बीच में मिडिल टर्म हमें चाहिए -1। लो, काम हो गया। तो यहां पे इन्होंने कर दिया 6x²। अच्छा ठीक है, देखो -4x + 3x की जगह +3x - 4x लिखा। एनसीईआरटी ने ये बात नहीं बताई कि उसने ऐसे ऐसे करके क्यों लिखा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये ऐसे करके नहीं लिखती तो 6x² -4x + 3x - 2 कुछ गलत नहीं होता। इस पर कॉमन लेना पड़ता तो 2x कॉमन लेना पड़ता, 3x - 2, और ये हो जाता +1, 3x - 2, और ये 2x + 1 और 3x - 2। तो आंसर तो वही आता 3x - 2 × 2x + 1। आगे पीछे देखो ना, यहां पे कितने आसानी से कॉमन आ गया, 6x² + 3x में 3x कॉमन आ गया। यहां पे भी ऐसे कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन हाँ ये ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, बस इसलिए उन्होंने -4x और +3x की जगह +3x - 4x किया। लेकिन -4x + 3x है तो मिडिल टर्म -x ही ना, तो किया तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही है। और जैसे ही वो इस जगह पे पहुंचे तो इसको 0 डाला और बोला कि ईदर दिस इज 0 और दिस इज 0। अगर 3x - 2 0 है तो x 2/3 है, और अगर 2x + 1 0 है तो x -1/2 आ गया। तो ये वैल्यूज आ गई और ये मेरे मिल गए रूट्स ऑफ 6x² - x - 2।
अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एप्टीट्यूड वाली बात है, मैंने बहुत जगह पढ़ा तो मुझे दिखाई दिया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त कई बार स्टूडेंट से गलती हो जाती है। तो एक ऐसा क्या बोलूं मैं, एक छोटा सा टिप है जिससे आपसे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। देखिए, जब आपने यहां पे देख ही लिया था कि -4 और +3 है, उसके बाद बहुत सारे स्टेप थे, यहां जाके आंसर निकला है। क्या होता कि मैं आपको एक ऐसी टिप बता दूं, अरे दोस्त तो तुम्हारा यार, मैं भी तो तुम्हारी तरह पढ़ ही रहा हूं और तुम्हें भी ढूंढते रहना चाहिए शॉर्टकट्स, ठीक है? तो -4 +3 जैसे मिला था, जो पहली स्टेज थी, उसी जगह पे मुझे पता चल गया था कि आंसर 2/3 और -1/2 आने वाला है। पता कैसे? इसको बस डिवाइड करना होता है -a से, a 6 है ना, खत्म, है ना कूल? जो फैक्टर्स ढूंढे आपने उसको -a से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका 2/3 और ये आ गया -1/2। इससे ये फायदा होगा कि भाई स्टेप पूरे लिखने हैं, लिखो आप, गलती होने के चांसेस कम हो गए ना। अगर यहां पे कुछ गड़बड़ आ गया तो आप पकड़ तो लोगे, ठीक है? तो -a से डिवाइड करना है आपको फैक्टर को और आपका काम बन गया। चले आगे, एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2। रूट देखते ही दर्द हो गया, कोई बात नहीं। तो यहां पे क्या था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 6x², ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो हमें पता चल गया कि दोनों नंबर नेगेटिव हैं, और अंदर था 2√6। तो ये तो भाई 2√6 टॉफी की तरह नजर आता है मेरे को, है ना? √6 इंटू √6 6 होता है और √6 + √6 2 टॉफी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका -√6x और -√6x। मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आ जाएगा, ऐड करोगे तो -2√6 आ जाएगा, और वही किया यहाँ पे और फिर कॉमन लिया। अब 3x² और √3x में √6x में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, बड़ा ही खतरनाक खेल लगा, कैसे कॉमन लेंगे? तो भाई ये √3x² को लिखा √3x इंटू √3x, और फिर लिखोगे आप -√2 इंटू √3x। तो फिर आराम से आपको दिखाई देगा कि इसमें से क्या कॉमन आ सकता था। √3x बाहर आ सकता था, एक √3x अंदर आएगा, -√2 आएगा। तो इस तरीके से समझना होगा कि ये 3 को ये यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाता है, क्योंकि ये बात तो वहां लिखी नहीं है कि कैसे हुआ। अब नहीं समझ में आई AB को, अब लगे रहो वहां पे। हाँ, आप में से कईयों को आ गई, मैं मानता हूं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है आपको हो गई, लेकिन आप उनके बारे में भी तो सोचो जिनको नहीं आई। मैं ऐसे नहीं कोच कर सकता आपको कि हाँ भाई ये करना था, ओके, तो √3 कॉमन एंड √3x - √2। आई हैव टू फील दैट पेन। नहीं आई तो क्या होगा, कितनी टेंशन हो जाएगी, वो रुक जाएगा बच्चा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको रुकने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, राइट? तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि 3x² को लिखा गया है √3x इंटू √3x, है ना, √3 और x इंटू x² और फिर अंदर √6 को भी तोड़ा गया है, √2 इंटू √3x। तो इसमें से कॉमन आ गया √3x और √3x -√2 अंदर आ गया, और फिर अल्टीमेटली दिस इज 0 और दिस इज 0, और फिर इसके बाद ये आंसर आ गया दोनों। और एक बात बताओ, मजे की बात बताऊं, अब यहां पे भी हम वही लगा सकते हैं जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि भाई डिवाइड बाय -a करना है। आपको ये मिल गया था -√6, दोनों ही सेम थे, तो एक उड़ा देता हूं ताकि लिखने के लिए जगह बन जाए, और डिवाइड बाय -a। अब a है तो 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख रहा हूं ताकि कट्टम पिट्टी आराम से हो जाए। माइनस माइनस कट गया, √2/√3, √2/√3, ये जल्दी से आ गया। ओके, तो जैसे ही फैक्टर मिले डिवाइड बाय -a एंड यू आर डन। अच्छा, इस एग्जाम्पल में एक बड़ी खास बात थी, सिर्फ एक ही आया, है ना, दोनों से सेम आंसर आया, √3x - √2, √3x - 2, लेकिन इन्होंने 2 बार लिखा, ठीक है? तो 2 आंसर, 2 रूट हैं, सेम रूट हैं, इसको बोलते हैं रिपीटिंग रूट्स या
सेम रूट्स, ओके, इक्वल रूट्स। तो ऐसा नहीं कि √2/√3 आया तो एक ही बार लिखेंगे √2/√3 कॉमा √2/√3। इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 के बाद आया एग्जाम्पल 6, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। थैंक गॉड, आफ्टर ऑल हमारे को वो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिला जो प्रेयर हॉल था। बिल्कुल किताब कहती है पहले सेक्शन में जब इंट्रोड्यूस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहली जो रियल लाइफ कंडीशन थी कि वो ब्रेथ है x और लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस और उसका एरिया था 300। यस, वही वाला है ये। सो ये बनी थी इक्वेशन 2x² + x - 300। अब इसको सॉल्व किया तो इसमें मजेदार बात यह है कि थोड़ा बड़ा नंबर है, -300 × 2 -600 x² है। ये माइनस है तो इसका मतलब एक नंबर माइनस होगा, एक प्लस होगा, और मिडिल टर्म प्लस है तो वो बड़ा होगा, ये तो पक्का है। अब -600 लाना है और मिडिल टर्म सिर्फ +1 होनी चाहिए। इसका मतलब, और तुम्हें भी पता है जब अपोजिट साइन के साथ नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मतलब उनके बीच का गैप 1 है सिर्फ। तो समथिंग इंटू समथिंग इज 600 और गैप सिर्फ 1। दोनों नंबर बिल्कुल बड़े बड़े से होंगे, 600 के स्क्वायर रूट के आसपास होंगे, है ना। 25 × 25 625 होता है, 25 × 24 600 होता है, और उनके गैप भी 1 है। 25 बड़ा नंबर है, उसमें लगेगा प्लस, और 24 वेरी गुड, तो 600 होता है 25 × 24। लाइव क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी नंबर का इस तरीके से फैक्टर ढूंढने का तरीका। अभी अगर मैंने बताया तो बहुत लंबा हो जाएगा। लाइव क्लास ज्वाइन करिए 6:30 to 8 एवरी डे। आशा विद अभी, आशा यानी अब सब समझ आएगा, विद अभी अभिषेक AB यानी कि अभिषेक भैया, ओके। तो ये है 600 = 25 × 24। 25 होगा पॉजिटिव और 24 होगा नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए 2x कॉमन, x - 12 + 25 कॉमन, x - 12 x - 12 2x + 25। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, हर क्वेश्चन कुछ सिखाता है। यहाँ पे x आया 12, x आया -12.5। अब ब्रेथ या तो 12 है या -12.5 है। भाई -12.5 कोई लेंथ कैसे हो सकती है ना, पॉजिटिव तो होगी ना, लेंथ है वो, तो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो कई बार जब रूट आते तो उसमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ता है। मैथमेटिकली -12.5 डालने से आंसर तो आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो x था, विड्थ ऑफ अ रूम थी, वो फिट नहीं बैठ रहा, और इसलिए -12.5 रिजेक्टेड, कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज लेंथ तो हमने ले लिया 12 और ये रहा 12 और ये ट्वाइस से एक ज्यादा यानी कि 25, लेंथ है 25, तो 25 × 12 300। कूल। तो ये हुई बुक क्या कहती है मिडिल टर्म स्प्लिट की कहानी, और जितने भी वेरिएशंस बाकी हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के तो हम कर लेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। और लाइव क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी ने जितना आपको बताया था मैंने आपको बताया और आपके साथ मिलके मजे मजे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो मिलते हैं 4.2 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बात है, आपने बुक कहती है कि सेक्शन में सीख लिया है कि रूट्स कैसे निकालते हैं। जी हाँ, रूट्स निकालना आ गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये पता है, अब उसके रूट्स निकालना आते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर 4.2, और क्या। हाँ, 4.2 में हर तरह का एग्जाम्पल है, और मैं तो बोलूंगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स किए तो मुझे लगा कि हाँ कुछ दम है। यस, फैक्टर ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगी, मतलब एज अ स्टूडेंट तो मैं बता रहा हूँ, एज अ टीचर नहीं कि भाई ये तो ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, नहीं, हम ढूंढेंगे, हम साथ में करेंगे। अगर तुम्हें दिक्कत आई है फैक्टर ढूंढने में तो तुम मेरी बात समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, और ये देखने के बाद, इसको समझने के बाद तुम्हें इसमें तो क्या किसी भी किताब के किसी भी क्वेश्चन में फैक्टर ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉमिस, AB का प्रॉमिस है ये, राइट। तो ये बात हुई ना, अब हम ढूंढेंगे सबके फैक्टर्स और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखो सीधा सीधा बता देना, मैंने आपको क्या बोला था कि कहीं जगह जाने के सपोज 3 रास्ते हैं, उसमें से एक ठीक है और 2 नहीं ठीक है। अब क्या होगा, एक टीचर बता देगा ऐसे करना होता है, आप करने की जाएंगे, आपसे बस होता है ना
वही होगा जो नहीं होना चाहिए था और आप अटक जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं, ऐसे करते हैं तो ये गलती होती है, ऐसे करते हैं तो ये गलती होती है, ताकि आपको आज की क्लास के बाद 4.2 तो छोड़िए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वो फैक्टराइज हो रही है तो आपको फैक्टर निकालना आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। तो इसी जोश के साथ शुरू करते हैं 4.2 और स्टार्टिंग की वही इंस्ट्रक्शंस है जो मैं बार बार देता हूं कि रेड लाइट जल रही होगी तो यू हैव टू फोकस एंड लिसन केयरफुली, एंड ग्रीन लाइट जल रही होगी तो यू विल अंडरस्टैंड एंड राइट। तो जब रेड लाइट जल रही है तो अपने हाथों को आराम दीजिए और आंखों से, कानों से और दिमाग से समझिए, देखिए और सुनिए, राइट। और जब ग्रीन लाइट जले तो फिर आप आंसर लिखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो शुरू करते हैं 4.2। निकाल लीजिए कॉपी पेन पेंसिल। ए बी और आप मिलके साथ में करेंगे, बुक भी साथ में पढ़ी थी और एक्सरसाइज भी साथ में करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। होना ही था। 5 क्वेश्चन है हमारे सामने, 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के और हमें निकालने हैं रूट्स। तो देखो रेड लाइट जल रही है, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। रेड लाइट जल रही है तो हमें पता है कि भाई रूट निकालते वक्त हमें देखना होता है दिस इंटू दिस। जैसे यहाँ पे -10x² है और मिडिल टर्म है -3x। तो मुझे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन, 2 फैक्टर ढूंढने हैं इंस्टेड, जिसका मल्टीप्लिकेशन हो -10x² और जिसका एडिशन हो -3x। अब से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज में आपको बार बार यही करना होगा, ठीक है। कभी कभी ये नंबर इजी होंगे, जैसे कि यहां नजर आ रहा है कि ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन माइनस है, तो सबसे पहले ये बात समझनी है कि एक फैक्टर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि एडिशन के बाद तो -3x आ रहा है। तो बस 5 2 करूंगा अगर मैं, तो दोनों 5 और 2 ऐड होके -5 इंटू +2 मल्टीप्लाई होके तो -10 दे देंगे, -5 और +2 ऐड होके -3 दे देंगे। तो इस तरीके से वो नंबर ढूंढने हैं, करेक्ट, वो फैक्टर्स ढूंढने हैं। इजी लगेगा कभी कभी, कभी कभी मुश्किल लगेगा। जब मुश्किल लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मुश्किल से मुश्किल नंबर का फैक्टर कैसे ढूंढा जाता है। बड़ा ही लॉजिकल तरीके हैं भाई, घूम फिर के वही मल्टीप्लिकेशन, वही प्लस माइनस लगने वाला जो आप बचपन से सीखते हुए आए हैं, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं इतना सा भी डिफिकल्ट नहीं है, हाँ बिल्कुल ईजी है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस लगेगा, तो बिल्कुल ऐसा कोई बहुत भयानक लॉजिक नहीं है। आप लॉजिक सुनेंगे तो कहेंगे ओ तेरी, इतना सा था। ये वैसे मेरा फीडबैक है बोस्ट नहीं कर रहा हूं, बट ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि सर आप जो कराते तो बड़ा इजी लगता है, वैसे तो ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। तो पर हजारों टीचर्स को मैंने ट्रेन किया है, तो ऑब्वियसली आई नो हाउ टू डिलीवर। इंफॉर्मेशन का एक फ्लो होता है, ठीक से बोली जाए तो आराम से होता है। आइंस्टाइन ने बोला ना, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल इनफ। अगर आप आसानी से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आपको खुद समझ में नहीं आई है चीज। तो जब खुद को समझ में आ जाती है ना अच्छे से चीज, तो अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है, और ये आप भी कर पाएंगे। आपको ये बात समझ में आ रही है कि आप अपने दोस्तों को समझाएंगे, वो कहेंगे वाह तुझे मैथ्स आ गई और इतनी अच्छे से आ गई कि तू समझा रहा है या समझा रही है। ये होने वाला है आपके साथ। आप बन रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर स्पीकिंग शॉक्स के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो ये है -10x और -3x। तो इसमें हमें ढूंढना है, और हमें साफ नजर आ रहा है यहाँ पे -5x और +2x है कि नहीं? -5x इंटू +2x -10x² और -5x + 2x -3x। तो इसी तरीके से हम फैक्टर्स ढूंढते रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब मैं सबके लिए अगर अभी फैक्टर ही ढूंढने लगूंगा तो फिर मैं ग्रीन लाइट पे क्या करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं लिखना और देखते हैं कि हम इसको कैसे कर पाते हैं। फाइंड द रूट्स है, तो हम पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। ग्रीन लाइट जल चुकी है और मैंने भी इंक चेंज कर ली है, और ये है x² -3x -10। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, x² -3x -10 = 0। इधर एक कॉलम बना लेता हूँ, और मुझे पता है कि m × n मुझे चाहिए -10x² और m + n चाहिए मुझे -3x। तो जो मेरे दिमाग में होके गुजर रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, और ये पता चल रहा है कि ये दोनों फैक्टर सबट्रैक्ट हो रहे हैं,
और फिर ये -3x आ रहा है। बार बार ये बात मैं बोलूंगा ताकि बार बार आपके दिमाग में बात ये बस जाए पूरी तरीके से, ठीक है, बस जाए, स्टेशन हो जाए। नेगेटिव प्रोडक्ट मुझे बता रहा है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, नेगेटिव मिडिल टर्म मुझे बता रहा है कि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, और जब दो नंबर अपोजिट साइन के सामने आमने आते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है -3। तो सब्ट्रैक्ट होके अगर -3 आ रहा है इसका मतलब एक नंबर तो कम से कम बड़ा है ना। 4 - 1 3 हो सकता है, या 10 - 7 भी 3 हो सकता है, लेकिन 2 - 1 तो 3 नहीं हो सकता। तो दोनों नंबर इसके छोटे नहीं हो सकते, एक नंबर कम से कम 3 से बड़ा होगा न्यूमेरिकली। ओके, तो अब देख लेते हैं 10 कैसे आता है। 5 2 10 और 5 - 2 3, काम बन गया है। तो ये है x² - 5x + 2x - 10 = 0। हमने करा है मिडिल टर्म को स्प्लिट, -3x की जगह पे ये लिखा है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, हमने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है और कोई चेंज नहीं है। तो इस स्टेप में कोई अंतर नहीं है, बस -3x को लिखने का तरीका बदल दिया है, -5x + 2x। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, x यहां बचा x -5 + 2x - 5 = 0। इसमें और इसमें मतलब इसमें मतलब इसमें और इसमें x - 5 कॉमन लेते हैं, तो इसका x और इसका +2 = 0। यहां तक बिल्कुल क्लियर है स्टेप्स। अब दिस इनटू दिस 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो या तो पहला वाला 0 है या दूसरा वाला 0। अगर पहला वाला 0 है तो मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, if x - 5 = 0 therefore x = 5, and if x + 2 = 0 then x = -2। तो इसके रूट्स आ गए 5, हैंड राइटिंग अभिषेक, हैंड राइटिंग 5 एंड -2। क्लियर। अब रूट्स का मतलब क्या देखिए, यहां 5 डाल दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 15, 25 - 15 -10 +10 +10 -10 0। तो ये रूट डालने से, या -2 डाल दीजिए, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 6 10, 10 - 10 0। तो इस तरीके से कुछ भी करिए आप, वेरीफाई करिए, चेक करिए, जो करना है करिए, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है। ये आपने किया मिडिल टर्म स्प्लिट और आपने निकाल दिए हैं रूट्स। रूट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब इक्वेशन दी होती है तो रूट्स निकल आते हैं। थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि रूट्स दिए होंगे तो इक्वेशन तक कैसे पहुंचे, राइट। मजा आएगा, हाँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x² + x - 6। नाउ यहां पे 2x² + x - 6 है, मैं लिख देता हूं 2x² + x - 6 = 0। यहां देख लेते हैं, मुझे चाहिए -12x² मल्टीप्लिकेशन में, और एडिशन में चाहिए +x। फिर से मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, एडिशन पॉजिटिव है। इस बार पॉजिटिव नंबर बड़ा है और ये नेगेटिव नंबर छोटा है, और अल्टीमेटली ये हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ रहा है +x। मैं रिपीट करूंगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी, बिल्कुल वरी मत करो। मेरे को कोई जल्दी नहीं है वीडियो को जल्दी खत्म करने की। मैं इसको इतने बार बता दूंगा कि तुम्हें इसके बाद किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत ना पड़े। मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, मिडिल टर्म पॉजिटिव है। मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बो होगा, तभी आता है नेगेटिव। मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है। खैर, दोनों अपोजिट पोलैरिटी है तो कुछ भी करोगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट होके +1 आ रहा है। तो 12 का कौन सा फैक्टर है? 4 3 12, और 4 के ऊपर साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर पे साइन पॉजिटिव चाहिए। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। कुछ नहीं किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, और कुछ भी नहीं किया है स्पेशल। 2x कॉमन, x + 2 - 3 कॉमन, x + 2 = 0। आप सोच रहे बड़ी तेजी में लिख रहा है ये भी, है ना, ऐसा लगता है ना। ये तेजी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है 2x कॉमन लेने के बाद x + 2 आएगा। इसमें से जैसे मैंने -3 कॉमन निकाला, अंदर x + 2 आएगा ही आएगा इसके जैसा।
आप ओपन करके देख लो ना, -3x -6 वापस ऊपर वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आप ये देखो कि ये दोनों को तो सेम होना ही है, ठीक है। और फिर यही कॉमन आ जाएगा x+2 और ये 2x - 3 = 0। फिर मैं कलर चेंज करूंगा इसके लिए ताकि आपको अलग से नजर आए। इफ x+2 = 0, x = -2, if 2x - 3 = 0, x = 3/2। तो ये निकल गया आपके दोनों फैक्टर्स, दोनों रूट्स। क्लियर? बीच बीच में अगर चेक करने का मन करे कि मेरा ठीक है कि नहीं आंसर, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, बुक कहती है में, ठीक है। वहां पे बताया था कि जैसे ही वो नंबर्स मिल जाए, यहां पे मुझे नंबर्स मिल गए थे 4 और 3, क्या मिला था, +4 और -3, राइट। जैसे ही वो नंबर मिले, नंबर तो आपको स्टेज पे मिल गए थे ना, यहां से लेके यहां तक पहुंचने के पहले ही अगर मैंने 4/-a मतलब -2 और -3/-2 कर दिया होता, तो ये देखिए ये आंसर आया -2 और ये आया 3/2 -2 3/2। इसी स्टेज पे मुझे पता चल गया था कि आंसर क्या आने वाला है। तो ये टिप है आपके लिए, है ना मैंने खोज के निकाली है, आप भी खोज सकते हैं, काफी बुक्स पे लिखी हुई है। कोई खास बात नहीं है इसमें कि भाई जो भी यहाँ पे फैक्टर्स आपको दिखे थे -a से डिवाइड कर दीजिए, आपको इसी वक्त पता चल जाएगा कि फाइनल आंसर क्या है। अगर ना आए तो फिर चेक कर लीजिए, जैसे मैं चेक कर लेता हूं कि कुछ गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रूट वाले क्वेश्चन देख के थोड़ा टेंशन होती है होनी भी चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं रूट वाले क्वेश्चन। √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहां पे 5√2 और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 10 हो जाएगा। 10x² चाहिए पॉजिटिव में मल्टीप्लिकेशन में, और +7x चाहिए हमें एडिशन में। ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। पॉजिटिव तभी आता है जब सेम साइन होता है ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आता है जब दोनों नंबर सेम साइन के होते हैं। और ये बता रहा है कि वो जो सेम साइन है वो दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव है तो वो ऐड होंगे। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, सब्ट्रैक्ट हुआ था, उसके पिछली बार क्या हुआ था, सब्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन इस बार क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है, देखिए जब यहां पे +1 चाहिए था तो एक 4 और 3 था, दोनों ही बड़े थे। यहां पे 3 चाहिए था तो एक था 5 और एक था 2 था, एक बड़ा था एक छोटा था, मतलब कम से कम एक तो बड़ा था ही। यहां पे 7 है और ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही छोटे होंगे। अब अगर 7 लाना है वो भी दो नंबर्स को ऐड करके, तो दोनों ही 7 से छोटे होंगे। तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए ढूंढना। 5 2 = 10 और 5 + 2 7, खत्म। तो √2x² + 5x + 2x। अब ऐसे लिखते ही आपको नजर आ रहा होगा कि भाई अगर 2x + 5x लिखता तो ज्यादा बेटर रहता, √2 के साथ कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के इसको लिखूंगा मैं 2x + 5x + 5√2 = 0। और देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने मिडल टर्म को सिर्फ स्प्लिट किया है, +7x को +2x और +5x लिखा है, इसलिए इसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिट। यहां देखिए इसके बाद क्या करूंगा, मुझे इसमें कॉमन लेना है, इनमें कॉमन लेना है। तो इस √2 और 2 के बीच में कॉमन तभी ले सकते हैं जब मैं इस 2 को √2 × √2 देखना शुरू करूं। तो मैं इसको बोलूंगा √2x² + √2 √2x + 5x + 5√2 = 0। और अब मैं इसमें से √2x कॉमन लूंगा तो x + √2, और इसमें से मैं +5 कॉमन लूंगा तो x + √2 = 0। x + √2 कॉमन लूंगा और अंदर रहेगा √2x + 5 = 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ, x + √2 = 0 हुआ, तो x हो गया -√2। और अगर √2x + 5 0 हो गया तो x हो जाएगा -5/√2, जो कि होता है -5√2/2। रैशनलाइज करना जरूरी होता है, √2/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे क्या हुआ, अब देखिए इसको भी क्या करते हैं, अगर मैं टेस्टिंग कर लेता, यहीं पे मुझे पता चल गया था 2 और 5 है, तो 2 और 5 -√2 तो ये हो जाता मेरा
√2 इंटू √2 और एक √2 कट जाता तो -√2 और ये रैशनलाइज करके तो वही आ रहा है। तो ये फाइनल आंसर इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का मुझे उसी वक्त मिल गया था जिस वक्त मैंने वो 2 नंबर ढूंढे थे। आई थिंक इसमें बड़ा ही मजा आ रहा होगा तुम्हें। आ रहा है ना? क्या बोलते हो? कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है ना? हाँ ठीक है, इजी, बिल्कुल इजी रहो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका जवाब मैं साथ देता चलूं। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं ये हर जगह अप्लाई होता है। -a, वो जो फैक्टर्स निकले उसको -a से डिवाइड कर दीजिए, आपका सीधा रूट्स आ जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पे क्या हो रहा है कि 2x² - x + 1/8 है। अब इस पर मल्टीप्लीकेशन अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा x² 4। तो ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है। तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लीकेशन और इसकी एडिशन ढूंढूंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा। तो ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। 8 ऊपर जाके खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि अब मैं मल्टीप्लीकेशन ढूंढ सकता हूं। 16x² और एडिशन चाहिए मिडिल टर्म है -8x। देखिए मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, और मिडिल टर्म नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव है। तो ये पता चल गया मुझे दोनों नंबर नेगेटिव है, और दो नंबर जब नेगेटिव होते हैं तो साथ में आके ऐड हो जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी कितनी खूबसूरत बुक है दोस्त। पिछले क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव थे और ऐड हो रहे थे, दोनों नेगेटिव है ऐड हो रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव था, पॉजिटिव बड़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव था, नेगेटिव बड़ा था। चारों केस दे दिए पहले 4 क्वेश्चन में। ये है इंटेलिजेंट बुक। प्रोडक्ट नेगेटिव दिया, मिडिल टर्म नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव दिया, मिडिल टर्म पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव दिया, मिडिल टर्म पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव दिया, मिडिल टर्म नेगेटिव। सारे के सारे केसेस दे रहे हैं। तो ये बुक इतनी अच्छी से लिखी गई है कि हर टाइप को आपके सामने रख दिया ताकि आप कहीं फंसे ही ना एग्जाम में। ओके, अब देखिए यहां पे आपको पता चल गया कि दोनों ऐड होने और 8 आना है। तो ऐड होके 8 आएगा और वैसे 16 आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। 4 4 16, 4 4 16 और ऐड होके आ जाएगा 8, और साइन तो नेगेटिव लगना ही है, तो इसमें कुछ गलती होने के चांसेस ही नहीं है। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। कुछ नहीं किया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। -8x को -4x और -4x लिखा है, कुछ खास किया नहीं है। 16x² और 4x में कॉमन लिया 4x, 4x - 1 -1, 4x - 1 = 0, 4x - 1 कॉमन, 4x - 1 इधर भी आया। कलर चेंज करेंगे और आपको बताएंगे 4x - 1 = 0, x = 1/4, यानी 4x - 1 = 0, x = 1/4। तो 1/4, 1/4 दो रूट्स हैं इसके, दोनों सेम हैं। 1/4 है, 1/4 है, दोनों रूट सेम हैं। और वैसे भी हम निकाल सकते थे, जैसे हमें पता चला था यहां पे कि -4 है तो -4 डिवाइडेड बाय -2, सॉरी -16 और ये आ गया आपका 1/4, 1/4। तो पता तो यही चल गया था कि 1/4, 1/4 आने वाला है, लेकिन हमने भी पूरे स्टेप्स किए और फिर निकाला। बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको ये डिवाइड बाय -a करके ये जो हमारा रूट निकल आता है सीधा, ये निकालना कितना अच्छा लगा और इससे कितना कंफर्ट मिला होगा आपको, है कि नहीं? कंफर्ट मिला कि नहीं मिला? ऐसा लगता है ना कि हाँ यार अब गलत नहीं हो सकता। ये भी अगर कहीं आश्वासन मिल जाए ना कि गलत नहीं हो सकता तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है मैथ्स करने में, राइट? अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे वाह, कुछ तो बड़ा दिखा मुझे। 100x² - 20x + 1 = 0। तो यहां पे हमें प्रोडक्ट चाहिए 100x² और एडिशन चाहिए -20x। ये प्लस में है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं। ये नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव है और ऐड होके लेके आ रहे हैं। ऐड होने से 20 आ रहा है और प्रोडक्ट से 10 आ रहा है, ये फिर भी इजी क्वेश्चन है। 10 10 100 और 10 + 10 20, तो कोई बात नहीं बनी। लेकिन आज अभी यही निकाल लेते हैं 10 10 तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय -100 -100। तो प्रिडिक्शन है 1/10
कॉमा 1/10 आंसर आएगा। पहली पता चल गया आंसर क्या आएगा। ओके, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये रहा आपका मिडिल टर्म, और ये किया है हमने स्प्लिट, कोई खास बात नहीं है। 10x कॉमन, 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10x माइनस 1 कॉमन इन दोनों में, और इसका 10x ये वाला माइनस 1 ये वाला इक्वल टू 0। कलर चेंज करेंगे हम और लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/10, और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/10। ये रहे हमारे दो रूट्स, ये रहे हमारे दो रूट्स जो आने वाले थे। तो इस तरीके से आप बहुत स्पीड में रूट निकालते जा रहे हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है। एनसीईआरटी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही उम्दा तरीके से आपको चारों, मैंने कई बड़े बड़े बुक्स देखी हैं, कईयों में मतलब चारों पैटर्न नहीं दिए होते हैं, कई वीडियोस देखे चारों पैटर्न नहीं समझाए। भाई सब कुछ समझा दो ना फिर, ताकि कोई डिफिकल्टी ही ना आए। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको रूट्स निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा कि वाह, ये भी बिल्कुल चकाचक होगी प्रिपरेशन, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन ये अपने आप किया है आपने, क्योंकि बुक आपने अपने आप पढ़ी, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इस वक्त, राइट। आपने बुक कहती है कि सेक्शन में सीख लिया है कि कैसे पढ़ना है अपने आप। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, रेड लाइट आ गई है, इसका मतलब हमने ये सीख लिया है। तो ये देखिए, ये इतने सारे क्वेश्चन हमने किए और अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पे। तो अब आप अपने कॉपी पेन नीचे रख दीजिए और सुनिए जरा, ठीक है। यहां पे सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद आता है। सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जांपल 1 है ना, एग्जांपल में दिया था, वहां पे ऐसा लगा था कि हाय कर दें सॉल्व, लेकिन नहीं कर पाए। वहां पे सिर्फ हमने इक्वेशन बनाई थी, तो अब उसे सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो आपने किया है, बुक कहती है मैंने आपको पूरा के पूरा डिटेल में समझाया था कि जॉन एंड जानवी टुगेदर 45 मार्बल है, तो एक के पास x है तो एक के पास 45 माइनस x है, और जब वो 5 लॉस्ट कर दिए दोनों ने, तो इसके पास हो गए x माइनस 5 और इसके पास हो गए 40 माइनस x, तो जो प्रोडक्ट था वो 124 है। प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स विद देम is product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find how many marbles they had in starting. तो starting वाली बतानी है, x and 45 minus x हमको निकालना है। जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा, मैंने इसके बारे में काफी तारीफ भी की थी कि एक कॉटेज में टॉयज बनते हैं दिन में, और टॉयज की जो कॉस्ट आ रही है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे आ रही है। याद है? हाँ, याद होना चाहिए भाई, नहीं तो आप जाके देखिए बुक कहती है का सेक्शन। हाँ, ऐप में जाइए, बटन दबाइए, पिछला वाला सेक्शन देखिए भाई। देखिए, मैंने बुक को आपके साथ मिलकर साझा किया है। बुक आपको पढ़नी थी, मैंने पढ़ी है, हम दोनों ने साथ मिलकर समझा है। अब अगर आपने वो नहीं देखा है तो बस यही होगा कि वो जो लुत्फ आया था इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, वो आप मिस कर गए हैं, ठीक है। मेरा काम है आपका इंटरेस्ट जगाना मैथ्स में। मैथ्स में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना। इंटरेस्ट तब आता है जब टीचर भी उतने ही एक्साइटमेंट के साथ उसे पढ़ता है। बस क्या बोलूं मैं, नाटक करके कुछ डिलीवरी नहीं देता है कि हाँ ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड फील एक्साइटेड कि आपको पढ़ने का मन कर गया तो मेरा काम बन गया। यहां मैंने आपको बताया था कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। मतलब अगर एक खिलौना बनाया तो 55 माइनस 1 मतलब 54 रुपीज का पड़ा। 10 बनाया तो 55 माइनस 10 मतलब 45 रुपीज का एक खिलौना पड़ा। और अगर 20 बनाए तो यस 35 रुपीज का एक खिलौना पड़ा। तो ये कम क्यों पड़ रहा है? अरे सिंपल सी बात है, क्योंकि ज्यादा खिलौने बन रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट है x और एक की कॉस्ट है 55 माइनस x और टोटल कॉस्ट है 750 है ना। हाँ देखा, मुझे वैल्यू तक याद थी। तो ये रही इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। ग्रीन लाइट जल गई है, यस। और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जॉन एंड जीवंती, ओके, जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles, and the product of the marble of number now they have is 124. तो यहां पे इस क्वेश्चन में है जॉन की क्या खराब स्पेलिंग लिखी है मैंने।
जॉन के पास है x और जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो 45 में से x निकल गए तो बचे 45 माइनस एक्स। अब जॉन ने लूज कर दिए हैं 5 मार्बल्स और जीवंती ने भी कर दिए हैं 5, तो 45 में से 5 गए 40 और अब प्रोडक्ट आ रहा है 124। तो पहले तो हमें बनानी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव देखने में मुझे ज्यादा मजा आएगा, तो मैं सारे साइन चेंज कर रहा हूं। प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हुई ना बात। अब कुछ लगा कि फैक्टर ढूंढने में आने वाला है मजा। अरे हाँ, मजा आएगा ना, चैलेंज मिलेगा। ये इतने आसानी से नहीं मिलेगा कि प्रोडक्ट 324 हो और समेशन 45 हो, इतने आसानी से नहीं मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो कैसे हम ढूंढे फैक्टर्स, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे ढूंढते हैं फैक्टर्स को। हमें चाहिए 324 और माइनस 45। ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि दोनों जो फैक्टर्स है वो सेम साइन के हैं। हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। माइनस बता रहा है कि दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ऐड होंगे। ऐड होके 45 आ रहा है, इसका मतलब दोनों 45 से छोटे हैं। तो मुझे 45 से कोई दो छोटे नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, 324 लाना है और उनका जोड़ 45 रहना चाहिए। तो एक तरीके से आप अपने सामने इमेजिन करिए कि 45 बॉल्स रखी हुई हैं, आपने 40 इधर कर दी, 5 इधर कर दी, या 20 इधर कर दी, 25 इधर कर दी, मल्टीप्लाई करके 324 लाना है। 45 के बॉल्स 45 ही रहेंगी। क्लियर? तो समेशन 45 रहेगा। ये ऐसा कुछ दिमाग में आप पिक्चर बनाइए। अब मैं आपको डायरेक्टली उस आंसर पे ना लेके आऊं, भाई मुझे वैसे सच बताऊं तो मुझे आंसर पता नहीं है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं, किसी बुक में लिखा हुआ आपने देखा होगा कि भाई ये ऐसे है, इसका आंसर ये है, जानवी के इतने हैं, इसके इतने हैं, ये फैक्टर ये, मुझे समझ में नहीं आता। मैं एज अ स्टूडेंट वहां देखता हूं तो कहता मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आंसर है। डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं यार। इसके बाद सीधा लिख देते हैं फैक्टर इसके, दिस एंड दिस। लेट्स से 40 and 5 माइनस 40x माइनस 5x। अरे भाई रटना थोड़ी है, ये क्वेश्चन मुझसे कैसे होगा सॉल्व अगर ये एग्जाम में अपने आप आ जाएगा। बात मानते हो ना? लगता है ना तुम्हें भी ऐसा? तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है भाई, ये आना चाहिए भाई अपने आप निकालना। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं हाथ पकड़ के कि कैसे करते हैं। मुझे बड़ा मजा आया था इस चीज को खोजने में। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। आइए देखिए, 45 चाहिए मुझे एडिशन में, राइट? तो मैं क्या करूंगा, एक बचकाना सा नंबर लिख रहा हूं, 40 इंटू 5 200। भाई मैं बिल्कुल स्टूपिड सा स्टूडेंट हूं भाई। 40 इंटू 5 मुझे नजर आया भाई, 45 का समेशन ऐसे दिखा है, 40 इंटू 5 200। 200 तो अभी 324 नहीं है और उससे काफी दूर भी है, तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। मैंने लिखा क्या, 41 इंटू 4। ये और छोटा हो गया, हे भगवान, ये और छोटा हो गया। इसका मतलब 40 इंटू 5 से 41 इंटू 4 की तरफ नहीं जाना है, 39 इंटू 6 की तरफ जाना है। तो मैं यहां लिखूंगा 39 इंटू 6, फिर मैं लिखूंगा 38 इंटू 7, फिर मैं लिखूंगा 37 इंटू 8। 37 इंटू 8 भी तो 45 हुआ ना, 37 प्लस 8। फिर मैं लिखूंगा 36 इंटू 9, फिर मैं लिखूंगा 35 इंटू 10। ये नंबर मेरे को सिंपल लग रहा है। इसका आंसर है 350। अरे वाह, मैं 324 को क्रॉस कर गया। जैसे ही क्रॉस कर जाते हो आप ना, तो एक बात समझ लो कि अब आंसर यहीं कहीं है। बात सिंपल सी है, यहां पे तो 200 था और यहां पे 350 हो गया है, तो इसका मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई बीच में फैक्टर है ना? इंटरेस्टिंग है ना? अब बस ये ढूंढना है कि कौन सा फैक्टर है। तो आप सोच रहे हो अरे सर ए बी, क्या ये सारे मल्टीप्लाई करके देखने पड़ेंगे? अरे नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा पता है? देखो, आपको लास्ट डिजिट चाहिए 4, 9 6 54। अरे वाह, ये हो सकता है। 7 8 56, ये हो ही नहीं सकता। 7 8 56, ये हो ही नहीं सकता। 9 6 52, ये हो सकता है। तो हो तो सिर्फ यही दोनों सकते हैं। ये तो बहुत ही शुरुआती दौर पे ये 200 के आसपास ही होगा। ये वाला चेक करते हैं।
9 6 54 एंड 9 0 27 324 36 एंड 9 ढूंढ लिया। क्या सही तरीका है ढूंढने का, देखा आपने कितना मजा आया। पहले मैंने 40 इंटू 5 लिखा, फिर 41 इंटू 4 लिखा अपनी बुद्धि के हिसाब से, और देखा कि अरे ये तो कम हो रहा है। तो अगर कम की तरफ जाना होता तो मैं जाता ना इस रास्ते। हाँ, अगर ये 324 की जगह 164 होता तो यही रास्ता ठीक था, लेकिन मुझे आगे जाना था तो मैंने उल्टा चला, और ऐसे चलते 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 यहाँ पे आया और फटाफट मैंने पकड़ लिया। तो अब मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों साइन सेम है, और ये मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो ये -36 और -9 है। -36 -9, आहा हा, फैक्टर मिल चुका है। x² -36 x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x -36 -9 x -36 इज इक्वल टू 0, x -36 x -9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 x इज इक्वल टू 9। अब यहां से एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि x की तो वैल्यू आ गई, तो जॉन के पास 36 है कि जॉन के पास 9 है। तो हम बोलेंगे जॉन 36 तो जीवंती 9 एंड जॉन 9 तो जीवंती 36। तो वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। सो दे हैड टू स्टार्ट विद में जॉन के पास अगर 9 है तो उसके पास 36 है, और अगर उसके पास 36 है तो उसके पास 9 है। कैसा लगा, है ना? देखो ना, अगर जॉन के पास से 5 घूम जाए तो 4 बचेंगे, इसके पास से 5 घूम जाए तो 31 बचेंगे, एंड 31 इंटू 4 124 होता है। इजी। ये था इसका मेन अट्रैक्शन, कि आप ये समझ सके कि अगर आपको कोई भी फैक्टर निकालने को मिल जाए तो कैसे निकालेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे करते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन, हमें पता है कि अगर ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वाज फाउंड टू बी 55 minus the number of 55 minus the number of toys produced in a day, on a particular day the cost of production was 750। तो ये हो गया कि अगर आपने x टॉयज बनाए और हर एक की कीमत 55 माइनस x हुई, तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है 750। ये है, हर एक इतने टॉयज बनाए x, और हर एक की कॉस्ट है 55 माइनस x, और टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 750। तो ये हो गया आपका 55 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0, या मैं बोलूँ x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही बाधा कि मुझे ढूंढना है 750 पॉजिटिव और 55 नेगेटिव। दोनों नंबर सेम साइन के हैं, ये पता चल रहा है यहां से। दोनों नंबर नेगेटिव हैं, दोनों 55 से छोटे हैं। अब मैं 50 इंटू 5 करूं तो सिर्फ 250 होगा। थोड़ा जल्दी से आगे जाता हूं और 45 इंटू 10 करता हूं तो 450 होता है, और पीछे जाना पड़ेगा। 35 इंटू 25 करता हूं तो शायद ये निकल गया है 350 और 357। ओ, ये आगे निकल गया है। ओके 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 ओके, तो यहीं कहीं पे है, देखिए 45 इंटू 10 450 एंड 50 से 45, 45 से 40 इंटू 15, ये हो गया 650। पास पहुंच रहे हैं। और 40 इंटू 15, और इसके बाद हो गया 39 इंटू 16, 38 इंटू 17, 37 इंटू 18। बिल्कुल आराम से मैं स्टूडेंट की तरह निकाल रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं। 36 इंटू 19, 35 इंटू 20, ये कितना होता है 700। काफी पास पहुंच गया, 750 जाना है मुझे। 36 इंटू 36
36 नहीं 34, 34 इंटू 21, 33 इंटू 22, बाप रे बाप, 32 इंटू 23, जीरो तो आएगा ही नहीं, 30 इंटू 25, 30 इंटू 25 करके देखें, 30 इंटू 25, 25 जीरो तो जीरो, 25 750, ये 30 इंटू 25। अब देखो, अब इसको हम दोबारा करते हैं और ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट ने जैसे ही इसे, मैं क्लमजी हुआ था बीच में, एकदम एकदम गुम गया था कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे होता है ना आपके साथ? अच्छा, मैं डिपिक्शन कर लेता हूं, मैं एकदम स्टूडेंट की तरह सोचने लग जाता हूं और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। आप तेजी से करके दिखा दें, कोई फायदा नहीं है। अब इसको दोबारा से देखते हैं कि इतना समझने के बाद अगर समझदारी से इसको फिर से हैंडल करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। देखिए, ठीक है, इसको फिर से हैंडल करते हैं एक बार और देखते हैं कि अब क्या दिखेगा। मैं फिर भूल गया कि क्या आंसर था। ठीक है, तो यहां पे आया 50 इंटू 5, ये तो 250 था, तो ये बेकार है। फिर हमें पता चला कि 50 के बाद आएगा 45 इंटू 10। अब हमें पता है कि लास्ट डिजिट 0 चाहिए, तो सारे चेक क्यों करने हैं? 40 इंटू 15, बढ़ रहा है मल्टीप्लीकेशन, 35 इंटू 20, 30 इंटू 25, और ये मिल गया मेरा आंसर। अगर मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया होता तो आपको ये नहीं पता चलता कि बीच के क्यों नहीं लिए। बीच के इसलिए नहीं लिए कि उनकी यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगी। जी हां, यूनिट डिजिट 0 तभी आएगी जब 5 या कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा, वरना यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगी। तो यहां पे कहीं पे एक 0 तो होना ही था। तो 50, 45, 40, 35 में ये वाला 0 काम आ रहा था, इसमें ये वाला 0 काम आ रहा था, इसमें ये वाला 0 काम आ रहा था, इसमें ये वाला 0 काम आ रहा था, और यहां पे काम बन गया 30 इंटू 25, हो गया मेरा 750। गॉट इट? गॉट इट? गुड। सो नाउ दोनों का साइन नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अभी भी मैंने कुछ नहीं किया है, मिडिल टर्म को सिर्फ स्प्लिट किया है, और ये हो गया है x माइनस 30 माइनस 25, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और क्लियरली पता है मुझे, अगर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 30 है, और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 25 है। नाउ x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 25, 30 टॉयज बनाए और 55 माइनस 30, 25 रुपीज़ का एक टॉय पड़ा, या फिर 25 टॉयज पढ़ाए और 30 रुपीज़ का एक टॉय पड़ा। इनमें से कोई एक केस है। मतलब 30 खिलौने बनाए तो 55 माइनस 30, 25 रुपए का एक खिलौना पड़ा, टोटल खर्चा आया 750। या फिर 25 खिलौने बनाए, 25 बनाओगे तो 55 माइनस 25, 30 का एक खिलौना पड़ेगा, तो फिर 750 रुपीज़ पड़ा। तो इन दोनों में से एक केस है, या तो 30 खिलौने बनाए 25 के रेट से, या फिर 25 खिलौने बनाए 30 के रेट से। सो ये है असली तरीका। ये मेहनत आपको लगेगी अगर आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं, और फैक्टर्स ढूंढना बड़ा ही आसान गेम है। थोड़ा सा बस ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। अब जब 0 एंड डिजिट चाहिए तो बीच के नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड लाइट जल गई है, शांति पकड़िए, आपने बहुत मेहनत कर ली 2 क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन में बहुत मेहनत हो गई है। अब आराम से सुनिए। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें 2 नंबर ढूंढने हैं जिसका सम 27 है, जिसका सम 27 है। तो कोई 2 नंबर जिनका सम 27 हो, तो एक x है, तो ये कौन है? 27 माइनस x है ना? तो एक x है, तो एक है 27 माइनस x। ये तो 2 नंबर हो गए, और उनका प्रोडक्ट कितना है? 182।
तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। रेड लाइट तो बहुत छोटी थी इसकी। x इंटू 27 माइनस एक्स को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और 182 लेके आना है। क्या बड़ी बात है इसमें, बताओ, कर दें? चलो क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे, ग्रीन लाइट जल गई है, लेट द नंबर बी x सो अदर बी 27 माइनस एक्स एज पर क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फिर से वहीं के वहीं हम प्लस 182 और माइनस 27। देख रहे हैं आप कितने बार वो चीज यूज हो रही है कि हमें फैक्टर निकालना आता कि नहीं आता। 20 इंटू 7 140, 19 इंटू 8, बस ये देख लो कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। 8 9 72, 7 8 1 8, 150 बढ़ रहा है और हमें बढ़ाना भी है, तो ये डायरेक्शन ठीक है। एक बार डायरेक्शन पता चल गया तो देखिए अब कितनी जल्दी निकलेगा। 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17, 17 से 16, 16 से 15, 15 से 14, 7 8 9 10 11 12 13। अब आप ऐसे लिखने लग जाएंगे, है ना। लास्ट डिजिट चाहिए 2, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 5 to the 10 ये नहीं हो सकता, 4 to the 12 ये हो सकता है ना। अब आई ना स्पीड, अब आई ना स्पीड, यस। 13 4 52, 13 बजा 13, 180, ओ सॉरी 52 था 182। तो 14 एंड 13 कितने आराम से मिल चुका है हमें, और हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस x इक्वल टू 13 सीधा लिख रहा हूं मैं, x इक्वल टू 14। तो अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा 14 है, और एक 14 है तो दूसरा 13 है, से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों नंबर 13 एंड 14 है। क्योंकि ये नहीं बोला कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, दो नंबर की बात हुई है, एक 13 है और एक 14 है। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, इजी है ये, इजी। बस इसमें ये समझना है कि फटाफट से कैसे निकाला, और इस बार कितनी स्पीड में निकाला, देखा नहीं। 20 इंटू 7 किया, समझ में आया। जैसे 19 इंटू 8 किया, क्लियर हो गया कि हम ठीक डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब 20 19 को झटपट लिख दिया मैंने, 20 19 18 17 16 15 14, थोड़े सा 7 8 9 10 11 12 13, और फिर देखता गया 2 चाहिए था आखिरी में। 8 9 नहीं होता, 7 नहीं होता, ये 6 बनता, 5 to the 10 नहीं होता, 4 0 12 होता है। चेक किया, जरूरी नहीं कि यहाँ आ जाता, माइंड इट, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आ जाता। चेक किया और चेक करके मुझे पता चला कि हाँ ये ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ढूंढना है। रेड लाइट जल चुकी है, जरा ध्यान से सुनिए। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक x है तो एक x प्लस 1 है, ठीक है। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, एक के बाद एक आने वाले पॉजिटिव इंटीजर है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, स्क्वायर करना है और सम करना है, और वो आ रहा है 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स का सम, उनके स्क्वायर्स का सम है 365। तो स्क्वायर्स का सम हमने निकाल लिया है और वो आ गया है 365। इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे और सब कुछ करा के इक्वेशन बनाएंगे, और फिर फैक्टर ढूंढेंगे और धाक पटक के मारेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए जल्दी से करते हैं। ओके, कहीं क्वेश्चन ही ना पटक दे हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है 365। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 365 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ये प्लस 1 उधर जाके कट गया और इज इक्वल टू 0। ये तो छोटा हो सकता है,
2 2 3 64 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बाप रे बाप, ये तो कॉमेडी हो गई, कॉमेडी हो गई। पूछो कैसे? देखो माइनस 182 एंड प्लस एक्स, अभी तो किया था 182 के फैक्टर थे, लेकिन हमें एडिशन चाहिए था 27। 14 13 इसका गैप 1 है, माइनस है, इसका मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव बड़ा है, इसका मतलब ये सबट्रैक्ट हो रहा है, सबट्रैक्ट होके 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 14 एंड 13 है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। हे भगवान, अभी अभी हमने निकाला था 182 और ये फिर से निकल गया है 182, तो सॉरी है, लेकिन ये क्वेश्चन तो झटपट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वापस ढूंढने जाएंगे इसको तो भी वही करेंगे कि भाई डिफरेंस चाहिए 1, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूं। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही उतनी आसानी से हो जाए, एक स्टूडेंट की निगाह से देखा जाए तो हो सकता है कि उसे तकलीफ हो, तो मैं उसको तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो एक बार और करके देखते हैं इसको। अब 182 चाहिए आपको, अब पता चल चुका है कि 14 एंड 13 है, बट फिर भी एक फ्रेश ब्रेन से शुरू करते हैं। 182 चाहिए प्रोडक्ट और डिफरेंस होना चाहिए 1, तो मतलब कुछ ऐसा सा नंबर होता है 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 ये हो गया आपका 110। तो अब जैसे पहले मैंने बोला था कि बॉल्स आपके सामने हैं, 45 और 40 और 5 कर दो, या 20 और 25 कर दो, बॉल 25 रहनी चाहिए। अब यहां पे डिफरेंस 1 रहना चाहिए, इन दोनों नंबर के बीच का जो गैप है वो 1 रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि एक बनने वाला है +11 और एक बनने वाला है -10। आफ्टर ऑल आने वाला है +1, मिडिल टर्म तो वही आएगी ना, सबट्रैक्ट होके, तो इनका डिफरेंस 1, मतलब इन दोनों के बीच में गैप 1 रहना चाहिए। अब अगर मैं यहां पे क्या करूं, मैं इसको कर दूं 11 तो इसको करना पड़ेगा 12, ये बड़ा हो गया। इसको मैं कर दूं 12 तो इसको करना पड़ेगा 13, इसको कर दूं मैं 13 तो इसको करना पड़ेगा 14, इसको मैं कर दूं 14 तो इसको करना पड़ेगा 15, इसको मैं कर दूं 15 तो इसको करना पड़ेगा 16। आप सोच रहे होंगे सर आ तो गया ऊपर, अरे मुझे क्या पता, मैं तो दोबारा कर रहा हूं तो मुझे यूनिट प्लेसमेंट चाहिए 2 बंदा 2 यहां आ सकता है, 3 2 6 नहीं आ सकता, 4 3 12 यहाँ आ सकता है, 5 4 20 नहीं आ सकता, 6 5 30 नहीं आ सकता, 7 6 42 आ सकता है, 7 6 56 नहीं आ सकता। तो ये मेरे प्रोबेबल आंसर्स हैं। 11 इंटू 10 110 और 182 से काफी दूर है। 13 इंटू 14 14 10 140 ये आ रहा है 182, ये मेरे को आंसर मिल गया। ऐसे ढूंढा जाता है। वो अलग बात है कि हमें पहले से पता था 14 13 तो हमने उसको यूज कर लिया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को फ्रेश करते बिल्कुल तो भी हम इसको ऐसे आराम से ढूंढ लेते। अब हमें पता है कि मिडिल टर्म प्लस है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है और छोटा वाला नंबर नेगेटिव है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, मिडिल टर्म को सिर्फ स्प्लिट किया है। तो ये हो गया आपका x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल 0, x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू माइनस 14। मैं बीच वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूं जहां पे लिखते हैं कि इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, वो आप अपने आप लिख लीजिए। तो x इक्वल टू 13 अभी था फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई अगर एक नंबर 13 है तो अगला नंबर x 13 है तो x प्लस 1 होगा 14, ये रिजेक्टेड। वी नीड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक नंबर 13 और एक 14 है, और 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, उन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 365। इसका मतलब मामला है बिल्कुल फिट, करेक्ट, स्क्वायर से याद होने चाहिए। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कहीं तक के भी, चलो 125 तक के स्क्वायर और निकालना सिखाऊंगा, 25 तक के स्क्वायर याद करके रखिए। वो भी याद नहीं होते तो उस वीडियो को देखना, मैं वो भी याद करना आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट हूं ना, स्टूडेंट, तरीके निकालता हूं, तरीके, क्योंकि मुझे पता है लोग बोल देते हैं 25 तक के स्क्वायर याद कर लो और फिर मैं तुम्हें यहां तक का सिखा दूंगा। एक तो कैलकुलेशन इतनी फास्ट करते हैं, प्लस 25 का स्क्वायर वो याद ही नहीं आता, वो 23 का स्क्वायर क्या था और वो 22 का क्या था और वो 17 का क्या था, और याद नहीं आता। या तो रटो
तो रटना तो एक तरीका है ही, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ पैटर्न्स भी होते हैं जिससे आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है मैथ्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओ, रेड लाइट जल रही है, जरा देखें जरा क्या है ये बिल्कुल विचित्र क्वेश्चन लग रहा है। एक राइट ट्रायंगल है और जो इसका एल्टीट्यूड है वो 7 लेस देन बेस है, तो बेस अगर x है तो x माइनस 7 है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, तो हाइपोटेन्यूज 13 है। फाइंड द अदर टू साइड्स। ओ, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसमें तो लगेगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो रेड लाइट ये इसीलिए तो होती है रेड लाइट कि हम उसको समझ लें अच्छे से कि भाई करना क्या है ना, रास्ता क्या है, व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। ओके, करें। ग्रीन लाइट जल चुकी है और ग्रीन लाइट जल चुकी है, तो फिर बनाएंगे हम एक डायग्राम फिर से और बोलेंगे ये x है और ये x माइनस 7 है, ये 13 है, ट्रायंगल का नाम ABC है एज पर Pythagoras. Mr. Pythagoras, thank you for giving us this theorem, x square plus x minus 7 whole square is equal to 13 square. ये हो गया x square plus a square plus b square minus 2ab is equal to 169. कलर चेंज कर देता हूं मैं, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, x square plus x square हो गया 2x square माइनस 14x, ये 169 इधर आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा, मतलब माइनस 120 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 169 इस साइड है, 169 इधर जाएगा तो माइनस 169 है, माइनस 169 प्लस 49 में से 69 में से 49 गया, 20 बचा, 120 माइनस 14। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या ढूंढना है, माइनस 60 और माइनस 7। माइनस 60 का मतलब साफ है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। माइनस 7 का मतलब साफ है कि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है और पॉजिटिव वाला छोटा है। और एक बात साफ है कि ये 7 सबट्रैक्ट होके आ रहा है, मतलब एक नेगेटिव और पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वो नेगेटिव लेके आएंगे, लेकिन जब ऐड होंगे तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब 7 से बड़े होने चाहिए एक या दोनों फैक्टर्स। अब 60 कैसे आता है, 10 फोर्जा से आता है, लेकिन नहीं, सबट्रैक्ट होकर 7 आना चाहिए ना, तो 10 थ्रीजा से तो आता नहीं है, 11 फोर्जा से भी नहीं आता, 12 फाइवजा से आता, 12 फाइवजा, हाँ 12 फाइवजा 60 होता है, तो सिंपल हो गया ना। देखो 10 थ्रीजा से शुरू करोगे क्योंकि डिफरेंस आपको 7 रखना है, बट ये तो 30 है। 11 फोर्जा से करोगे तो 11 फोर्जा करोगे तो 44 बढ़ा, लेकिन मजा नहीं आया। 12 फाइवजा करोगे तो आ गया 60 और अभी भी डिफरेंस है 7। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल 0। एक्स माइनस 12, हाँ जगह खत्म हो गई। अभिषेक क्या कर रहा है, हाँ ओके, माइनस 5 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। x minus 12, x minus 5, either x minus 12 is 0, if x minus 12 is 0, x is equal to 12, if x minus 5 is 0, x is equal to 5। ये दो आंसर आ गए। पूछा क्या था भाई, तो altitude of a right triangle is less than if the hypotenuse, find the other two sides। other two sides are 12 and 5। ठीक है, ये है 5, ये है 12, ये है 5। ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, 12 5 13। अब ऑल्टीट्यूड ऐसा भी हो सकता था, तो ये हो जाएगा 12 5 13। तो आप एंगल को जैसा भी इस ट्रायंगल को विजुलाइज करें इन दोनों ही सूरतों में, ये देखिए, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, तो इसको बेस ले लोगे तो ऑल्टीट्यूड 7 लेस देन ये दिखाई देगा, और अगर इसको बेस ले लोगे तो ऑल्टीट्यूड ये नजर आएगा। तो किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हो। So 12 is the base, 5 is the altitude, easy. Other two sides are 12। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अगर मैंने कहीं यूनिट ना लिखी हो तो सॉरी है,
स्टूडेंट हो यार, गलती हो जाती है, तो आप यूनिट लिख देना, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। रेड लाइट जल रही है, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है यार। अच्छा, लंबे क्वेश्चन देख के डर लगता है, लगता है ना? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लंबे क्वेश्चन का मतलब होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। यस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, तो हो जाता है आराम से क्वेश्चन, और टेंशन तो लेनी नहीं है, ना हो क्वेश्चन, अरे ना हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरेंगे नहीं, दिमाग खुला रखेंगे, क्योंकि ये तो पता है कि होके रहेगा, है ना? हम साथ में हैं, कैसे नहीं होगा। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। It was observed a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article produced on that day. ये वैसा ही तो है जैसे वो 55 माइनस एक्स वाला क्वेश्चन था, उसमें x अगर ट्वाइस बनाए तो 55 माइनस एक्स आ रहा था प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे आ रहा है ईच प्रोडक्शन वॉज 3 more than twice the number of articles, 3 more than twice the number of articles। तो अगर x बने तो ये कॉस्ट है, ठीक है। उसमें सिंपल सा रिलेशन दिया हुआ था 55 माइनस एक्स की, अगर एक खिलौना बना तो 54 का पड़ेगा, 10 खिलौने बने तो 45 का पड़ेगा, 55 माइनस 10, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज 90, एक दिन में 90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ, तो ये तो बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, कर डालें, कर डालते हैं, अरे यार x इंटू 2x प्लस 3, ओके, खाली पेज पे करते हैं। सो ये हो गया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज px और ये 2x प्लस 3, कॉस्ट पर टॉय 2x प्लस 3, सो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ढूंढ लेते हैं। 90 टू ज़ा माइनस 180 चाहिए प्रोडक्ट में, और प्लस 3 चाहिए, ठीक है ना। चेक करने की आदत नहीं जाएगी, जैसे ही डाउट आया तुरंत चेक कर लो। 2x स्क्वायर 3x, 90 इधर से इधर आ गया, माइनस 90, अरे वाह बढ़िया सी बनी हुई है क्वेश्चन, कोई गड़बड़ नहीं है। सो माइनस 180, आप ये सीख रहे हैं, इस फीलिंग को देख रहे हैं। अगर मुझे लग सकता है कि अरे यार ये क्या हो गया, चलो यार मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूं, तो आप भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या करें इसमें, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, माइनस 180 चाहिए और प्लस 3 चाहिए। इसका मतलब माइनस 180 का मतलब क्या हुआ कि दो नंबर है ऑपोजिट साइन के, तभी आया होगा प्रोडक्ट नेगेटिव, और प्लस 3 का मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा नंबर है वो प्लस 3 है और डिफरेंस 3 है, डिफरेंस 3 है, ओके। तो 18 सपोज करो, 18 इंटू 10, डिफरेंस 3 तो नहीं है, ओके। जैसे कैसे करूं मैं, 180 लाना है ना, 20 इंटू 17, ये तो बहुत बड़ा हो गया, देखा नहीं मिल रहा है, एज अ स्टूडेंट मुझे नंबर ही नहीं मिल रहा है। 15 इंटू 12 150, और ये तो मिल ही गया, सीधा ही मिल गया भैया, ये तो सीधा ही मिल गया, ओके। 15 इंटू 12 है, 15 इंटू 12 करोगे तो 15 10 ज़ा 150 और 15 2 ज़ा 30, 150 एंड 30 180 होता है, मिल गया। नहीं मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़ा और मैं इधर घूमता तो शायद आपको और मदद कर पाता, कोई बात नहीं, मिल गया है तो मिल गया है, ऐसे आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा अब इसके बाद, ठीक है। तो 15 इंटू 12, 2x स्क्वायर, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स 0। अरे यार 12 को इधर लिखना चाहिए था, चलो अब लिख देता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। पता है ना आपको क्यों लिखा, इसमें कॉमन जरा आसानी से आ जाएगा यार, इसमें 2x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब मैं कंफ्यूज आता हूँ ना क्या लिखूँ तो सब गड़बड़ आता है। 2x प्लस 15 और यह है x माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
x इज इक्वल टू -15/2, x इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ टॉयज x है, -15/2 कैसे हो सकता है यार? -7.5 खिलौना ये कैसे हो सकता है? तो ये रिजेक्ट हो गया है। और टॉयज हैं 6 टॉयज हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट है 6 दूनी 12 और 3 15, 15 रुपीज की प्रोडक्शन कॉस्ट है, एंड 15 इंटू 6 90 रुपीज उस दिन की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। कितना मजा आया, मुझे बहुत मजा आया ये 4.2 आपके साथ करके। पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे ज्यादा शानदार एक्सरसाइज हम लोगों ने साथ में की। और आई होप आपको वो जो फैक्टर निकालने वाली बात है वो अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं तो आप लाइव ज्वाइन करिए क्लासेस मेरे साथ। मंडे टू फ्राइडे में आपको मिलने वाला हूं 6:30 to 8। आराम से आइए, सब आइए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ज्वाइन करिए। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं PCM, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों में बेजोड़ मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो 6:30 to 8 और बाकी सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, लाइक बायो, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, सब मिलेगा आपको स्पीकिंग चॉक्स में। और बस मजा आने वाला है। इसके बाद हम मिलेंगे, बुक कहती है 4.3 के पहले क्या कहती है वो देखेंगे, और फिर 4.3 करेंगे, और फिर ये क्वाड्रेटिक चैप्टर को हम खत्म करेंगे। जल्दी मिलते हैं, सी यू देयर।